सो अपन थे डिफेक्टिव रिटर्न पे। डिफेक्टिव रिटर्न की अपन बात कर रहे थे, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न। तो अगर कोई भी आपने इंफॉर्मेशन गलत दी है या गलती से गलत चली गई है, जिसका डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि ये रिटर्न आपकी डिफेक्टिव हो जाएगी, उसके लिए वो आपको इंटीमेट करता है। डेट ऑफ इंटीमेशन के बाद आपको 15 दिन मिलते हैं, ठीक है। डेट ऑन विच लेटर ऑफ दिस लेटर स्पेसिफाइंग द डिफेक्टिव सर्व्ड ऑन द एसएससी, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने जिस दिन पोस्ट कर दिया, अगर बाय पोस्ट आ रहा है तो जिस दिन आपको सर्व हो गया, चाहे वो मेल से सर्व हुआ हो, चाहे वो व्हाट्सएप से सर्व हुआ हो, चाहे वो आपको पोस्ट से सर्व हुआ हो, जिस भी दिन वो आपको सर्व हो गया, मतलब आपको मिल गया, उस दिन के बाद 15 दिन चालू हो जाएंगे, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको वो डिफेक्ट सही करना होगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी इनवैलिड रिटर्न हो जाएगी। डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, द डिफेक्टिव रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई इफ द एसएससी हैज नॉट फेल्ड टू फाइल द रिटर्न। और ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल करी ही नहीं, जो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, जो रिटर्न फाइल नहीं करते वही पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, ठीक है। However, the SSC rectifies the defect after the specified extended time limit, मतलब उसने 15 दिन के बाद रेक्टिफाई किया, बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। मतलब आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिला, आपने 15 की जगह 20 दिन के अंदर डिफेक्ट सही करके रिटर्न फाइल कर दी, और अभी तक असेसिंग ऑफिसर ने अपना कंप्लीट नहीं किया था असेसमेंट। तो जब तक असेसिंग ऑफिसर ने कंप्लीट नहीं किया असेसमेंट, तो असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो डिले को कॉन्डोन कर सकता है। कॉन्डोन मतलब डिले के, जो आपने कोई भी डिले किया है तो उसको माफ कर सकता है, ठीक है। कई जगह आएगा ये वर्ड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मतलब जो भी आपने डिले किया उसको माफ करके जो भी आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था, जैसे 15 दिन का टाइम आपको मिलना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने 20 दिन का टाइम कर दिया, ठीक है। और उसको वो चाहे तो वैलिड रिटर्न ट्रीट कर सकता है। आगे की बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पैन नंबर किसको लेना जरूरी है। तो फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल टू अप्लाई फॉर पैन नंबर, ठीक है। कौन कौन? विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अगेंस्ट ईच केस, की और कब तक करना चाहिए भाई, लेना तो है ही, फिर लेना भी कब तक है वो भी बता रहे हैं इसके अंदर। Whose total income or total income of any other person in respect of which he is assessable exceeded the maximum amount not chargeable to tax। अगर उसका अमाउंट उससे ज्यादा है, उसकी इनकम उससे ज्यादा है जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए, इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपए, तो अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए तक है तो मेरे लिए पैन नंबर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर मेरी इनकम 3 लाख रुपए है तो मेरे को पैन नंबर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। और कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? on or before 31st May of the assessment year for which such income is assessable। मान लीजिए मेरी 2021 की इनकम थी 5 लाख रुपए, मेरे पास पैन नंबर नहीं था, तो मेरे को रिटर्न कब तक फाइल करने की टाइम है? 31 जुलाई, ठीक है। तो उन्होंने बोला आपको पैन नंबर तो ले लो पहले, आप पैन नंबर लोगे उसके बाद ही तो रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको पैन नंबर के लिए तो अप्लाई करना है 31 मई तक, और रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक। A person who is carrying on a business or profession whose total turnover exceeds 5 lakh। अगर मेरी इनकम तो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, बट मेरा टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, मेरा टर्नओवर 6 लाख है, मेरी इनकम चाहे 1 लाख की हो, तो भी मेरे लिए पैन नंबर लेना जरूरी है। कब लेना जरूरी है? बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब मेरा 2021 का टर्नओवर अगर 6 लाख था, चाहे मैं बोलूं कि उसके अंदर मेरी इनकम 1 लाख रुपए ही है, तो भी मेरे को पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। कब तक लेना है? 31 मार्च 21, मतलब बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Who is liable to file return under section 139(4)(a)? 139(4)(a) क्या था सर? ये थे 139(4)(a), जिसके अंदर अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज जिनको एक्चुअली में फाइल करना था, अगर वो लोगों को फाइल करना है तो उनको पैन नंबर लेना ही पड़ेगा, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा। बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई रेसिडेंट है, मतलब कोई कंपनी फर्म जो कि रेसिडेंट है, which enters into a financial transaction of an amount aggregating to 2.5 लाख रुपए और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं फर्म हूँ, मैंने और आपने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना ली, पार्टनरशिप डीड में अपन एंटर हो गए, पार्टनरशिप डीड अपन ने एग्जीक्यूट कर ली, पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करने के बाद अपन ने उसका अपना बैंक अकाउंट भी खुला लिया, या बैंक अकाउंट नहीं भी खुलाया, अपन ने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, कैश में किया हो चाहे 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, पूरे साल भर में,
तो भी अपने को पैन नंबर लेना जरूरी है। कब तक लेना है? 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर हो गया एक तरीके से, चाहे 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर कह लो या 31 मई ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग सच फाइनेंशियल ईयर कह लो, बात वही आएगी कि 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, ऑथर है, फाउंडर है, करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फाउंडर है, करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है या ऑफिस बियरर ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन डी, डी मतलब जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उनको कब तक पैन के लिए अप्लाई करना है? 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है। Who intends to enter into such transaction as may be prescribed by the board, जिसका इंटरेस्ट है कोई ट्रांजेक्शन में एंटर करने का, तो उसको भी पैन नंबर लेना जरूरी है। तो पैन नंबर किसको लेना जरूरी है? सर सबको लेना जरूरी है। किसको लेना जरूरी नहीं है? सर मेरी इनकम 2.5 लाख के नीचे है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे को लेना जरूरी नहीं है। सर मेरा टर्नओवर भी 5 लाख के नीचे होना चाहिए, तब भी इंडिविजुअल हूँ तो मेरे को लेना जरूरी नहीं है। सर फर्म और कंपनी है तो सर उनको ITR फाइल करना भी जरूरी है और एक्चुअल में उनको पैन नंबर लेना भी जरूरी ही है। यहाँ पे उन्होंने बोला तो है पैन नंबर नहीं लेना, लेकिन पैन नंबर लेना पड़ेगा। आजकल ऐसा होने लग गया कि आधार से भी आप डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हो, अगर आपने पैन नंबर नहीं ले रखा तो बिना पैन नंबर के भी चल जाएगा उनका, लेकिन पैन नंबर लेना ही है 31 मई तक। ठीक है। और जो डायरेक्टर पार्टनर कोई भी किसी कंपनी में डायरेक्टर है, पार्टनर है, करता है HUF के अंदर, तो उनको भी 31 मई ऑफ दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पैन नंबर लेना है। द असेसिंग ऑफिसर किसी को भी सुओ मोटो पैन नंबर दे सकता है, मतलब उसको लगता है कि ये पर्सन टैक्सेबल पर्सन है, मतलब इसका टैक्स बनेगा, तो वो चाहे तो उसको पैन अलॉट कर सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर, चाहे तो लोग अब पैन नंबर की जगह आधार नंबर कोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है। कौन कर सकते हैं? अगर उसने पैन नंबर अलॉट ही नहीं हुआ उसको तो, और उसको पैन नंबर अलॉट हो चुका है बट वो अपने आधार नंबर अपने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बता चुका है कि भैया मेरा आधार नंबर ये है, मैं ये आधार नंबर कोड करूंगा। तो ये पैन नंबर वाला पॉइंट हो गया क्लियर, पैन नंबर किसको करना जरूरी है और पैन नंबर की जगह आधार नंबर भी यूज हो सकता है। खाली ये वाली टेबल भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पढ़ सकते हो, उसके नीचे पैन नंबर की जगह आधार नंबर यूज करना है वो तो जरूरी भी है। ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? कुछ भी नहीं पढ़ा सर, हमने खाली इतना सा पढ़ा कि किसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सर कंपनी, फर्म, रेसिडेंट जिसकी कोई एसेट बाहर है, इंडिविजुअल HUF जिनका एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और जिन्होंने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा कराया है, जिसने एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा किया है फॉरेन में, जिसने इलेक्ट्रिसिटी में 1 लाख से ज्यादा एग्जेम्पशन किया, उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सर डेट क्या है? 31 अक्टूबर और 31 जुलाई याद कर लेते हैं, 30 नवंबर हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ट्रांसफर वैक्सीन के केस में। सर मैं रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी जरूरी है क्या? सर लॉस की रिटर्न फाइल करोगे तभी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। सर क्या बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल की जा सकती है? सर बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों फाइल की जा सकती है बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर कंप्लीशन ही करते कोई असेसमेंट का, आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करी, मुझे पता है कि आपकी 1 करोड़ की इनकम है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो मैं असेसिंग ऑफिसर चाहूँ तो आपका असेसमेंट कर सकता हूँ। अगर मैंने असेसमेंट कर दिया उस डेट से पहले आप रिटर्न फाइल कर लेते, या फिर 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप रिटर्न फाइल कर लो। सर इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, किनको? बिजनेस ट्रस्ट को, इन्वेस्टमेंट फंड को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को रिटर्न फाइल करना तभी जरूरी है जब उनका एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। ये अपन ने पढ़ लिया। डिफेक्टिव रिटर्न सर 15 दिन के अंदर टाइम मिलेगा जिसके अंदर हमको सही करना है, पैन नंबर अपन ने अभी पढ़ेंगे। हो गया सर क्लियर? अब बात करते हैं सर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या होगा। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर अपना असेसमेंट चालू हो जाएगा। सर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या होगा? हाँ सर रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या होगा? सर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी सर? 5,000 और 10,000। 5,000 कब लगेगी सर? अगर आपने 31 दिसंबर तक फाइल कर दी तो 5,000, अगर आपने 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं करी तो सर 10,000। ठीक है, अगर आपने 31 दिसंबर तक फाइल कर दी तो 5,000, आपने
31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं करी, फिर आप चाहे 31 मार्च तक फाइल करो, चाहे आप 31 मार्च के बाद फाइल कर ही नहीं पाए तो भी, मतलब क्या हुआ कि मेरे को रिटर्न फाइल करनी थी 31 जुलाई तक, मैंने 31 जुलाई तक फाइल नहीं करी, मेरे को होश आया 31 दिसंबर तक मुझे होश आ गया तो मैंने रिटर्न फाइल कर दी, तो मुझे 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर मान लो मेरे को 31 दिसंबर के बाद होश आया 31 मार्च तक, तो भी मेरे को पेनल्टी 10,000 देनी पड़ेगी। मान लो मेरे को होश आया ही नहीं, डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी थी, 1 साल बाद भी बोला कि आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो भी मेरे को 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं 31 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में रिटर्न फाइल करूंगा तो भी मेरे को 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। मेरी पेनल्टी 5,000 या 10,000 की जगह 1,000 हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर मेरी इनकम 5 लाख तक है तो। अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो मेरे को 5,000 या 10,000 की पेनल्टी नहीं देनी, तब मेरे को पेनल्टी खाली 1,000 रुपए ही देनी है, इवन इन केस मैं रिटर्न फाइल करता ही नहीं हूं तो भी। मेरी इनकम थी सर 4.5 लाख रुपए की, मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस दिया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, 2 साल हो गए, तो भी मेरे को वो 1,000 रुपए पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, चाहे मैं 31 दिसंबर तक करूँ, चाहे 31 मार्च तक करूँ, चाहे मैं करूँ ही नहीं, मैक्सिमम पेनल्टी वो मेरी लगा सकते हैं 1,000 रुपए, इन केस मेरी रिटर्न ऑफ इनकम, या मतलब मेरी इनकम, टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख तक है तो। आगे क्या सर ये समझ में? पार्थ बताओ। आ गई सर। पार्थ, पार्थ सो गया दिखता है। सो गया। ऑन करके क्या हो गया? आ गई सर। नितिन आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रोसिक्यूशन, सर आधार नंबर वाला काटना है ना? आधार नंबर वाला खाली रीड कर सकते हो, आएगा किसी भी हालत में। ओके। एग्जाम वाले दिन बिल्कुल मत पढ़ना। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता है तो हम उसके ऊपर, प्रोसिक्यूशन का मतलब इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो बड़ी पेनल्टी भी लगा सकते हैं। लगाते नहीं हैं जनरली, बट चाहे तो लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ एनी पर्सन willfully fails to furnish in due time the return of income required to be furnished under section 113(1). अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता है, willfully फाइल नहीं करता है, तो हम उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं? अगर उसकी इनकम या उसका टैक्स जो है वो 25 लाख से ज्यादा का हुआ तो हम उस पे उसको इम्प्रिजनमेंट लगा सकते हैं। कितना? 6 महीने से 7 साल का। फाइन लगाएंगे वो तो अलग चीज है, 6 महीने से 7 साल तक की हम उसको जेल कर सकते हैं। और अगर उसकी 25 लाख से कम है टैक्स तो हम कितना कर सकते हैं? 3 महीने से 2 साल का। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, बट सेक्शंस में लिखा हुआ रह जाता है। अगर आप 1 करोड़ के 25 लाख के 25 करोड़ का भी आप टैक्स जमा नहीं कराओगे तो आप टैक्स देके फ्री हो सकते हो, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। No prosecution shall be instituted if the return has been furnished by the assessee before the expiry of the assessment year। या फिर उसका टैक्स पेबल जो था वो 10,000 तक था। टैक्स पेबल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, ठीक है, सारे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी उसने दिए असेसमेंट ईयर से पहले, और कोई भी टीडीएस टीसीएस कटा हुआ था उससे पहले, अगर कोई भी उसने आपको जो पेमेंट था वो उसका मैक्सिमम ड्यू था 10,000, तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। क्या वो पार्ट आ गई क्या? गायब हो गया पार्थ तो। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। पेनल्टी कितनी? 5,000, 10,000, 1,000। प्रोसिक्यूशन कितना? 25 लाख से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल, 25 लाख से कम है तो 3 महीने से 2 साल, 10,000 से कम है तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर चाहो तो कोट कर सकते हो, ठीक है।
स्कीम फॉर रीसबमिशन फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न्स थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। कुछ लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेरर होते हैं, उनके थ्रू आपको क्या कहते हैं रिटर्न सबमिट करना चाहो तो रिटर्न सबमिट कर सकते हो। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स में मीन्स एनी इंडिविजुअल हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू एक्ट एज टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, उसको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ऑथराइज किया है सीबीडीटी ने। कौन कौन नहीं बन सकता? शेड्यूल्ड बैंक और एनी लीगल प्रैक्टिशनर और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एम्प्लॉय और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स कैन नॉट बिकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते। All persons except कोई कंपनी, any other person whose accounts are audited under in law can file returns through a tax return preparer है। आएगा नहीं, बस पढ़ लो। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से हर कोई रिटर्न फाइल करा सकता है। कौन नहीं करा सकता? कंपनी नहीं करा सकती, या जिसकी ऑडिट होनी है वो आईटीआर किससे फाइल नहीं करा सकता? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन होता है? जिसको भी ऑथराइज कर दे सीबीडीटी। कौन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता? सर शेड्यूल्ड बैंक के ऑफिसर नहीं हो सकते, कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता, कोई सीए नहीं हो सकता। ठीक है, आएगा किसी भी हालत में, जस्ट रीड कर लो। फिर नेक्स्ट है स्कीम फॉर ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इन सबमिशन ऑफ एनेक्स्ड लेस रिटर्न, ये भी आएगा नहीं, छोड़ दो इसको। रिटर्न बाय हुम टू बी वेरीफाइड, ये भी नहीं आएगा, छोड़ दो। सेल्फ असेसमेंट, सर हमें पता है सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है, इसको रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है? सर मैं अपनी सारी इनकम लूंगा, कंप्यूटेड द टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसके अंदर जितना टैक्स पेबल होगा वो लूंगा, उसके अंदर जितनी भी मेरे को टैक्स की या रिलीफ मिलती होगी, जितने भी मेरे टैक्स जमा हुए होंगे या जितनी भी मुझे रिलीफ मिलती होंगी, उन सब का मैं बेनिफिट ले लूंगा। फॉर एग्जांपल सैलरी के अंदर रिलीफ पड़ी थी अपन ने, उसका बेनिफिट ले लूंगा। कोई मेरा एडवांस टैक्स, टीडीएस कुछ भी जमा हुआ होगा, उनका बेनिफिट ले लूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं फीस ऐड कर दूंगा अपनी, लेट फीस जो अभी अपन ने पढ़ी, जो अपन ने कल पढ़े थे इंटरेस्ट ABC वाले सेक्शन, वो मैं ऐड कर दूंगा। तो फिर मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो जाएगा कि भैया मेरे को इतना टैक्स जमा कराना है, सेक्शन 144 140A के अंदर। ठीक है, इसको एक बार चाहो तो रीड कर लेना। कोई सर इसमें हाँ, अगर इसमें सेल्फ असेसमेंट में टैक्स कम लगाए तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर मान लो आप रिटर्न ही फाइल कर रहे हो 31 जुलाई की जगह 15 अगस्त को रिटर्न फाइल कर रहे हो, 15 अगस्त को रिटर्न फाइल कर रहे हो, जब तक जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो तो आप चार्ज कर ही लोगे, तब तक तो वो इंटरेस्ट जो भी बनता है आपका वो आप चार्ज करके रिटर्न फाइल कर दोगे। हो सकता है आप बिना इंटरेस्ट लगाए भी रिटर्न फाइल कर दो तो भी वो इंटरेस्ट मांग लेंगे। और आपने जो सेल्फ असेसमेंट करके दिया, चाहे उसके अंदर टैक्स गलत है, चाहे उसके अंदर इंटरेस्ट गलत है, चाहे दोनों गलत है, वो अपना असेसमेंट करके देंगे आपको कि हाँ हमारे हिसाब से इतना इतना बनता है, तो जो भी डिफरेंशियल होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। सर क्या हो गया? हमने अपना असेसमेंट करके रिटर्न फाइल कर दी। मैंने खुद ने मेरा असेसमेंट किया, मैंने खुद की रिटर्न फाइल कर दी कि सर मेरा टैक्स बनता है 20,000, 50,000, 40,000, उसमें इतना एडवांस टैक्स था, उसमें इतना टीडीएस था, इतना इंटरेस्ट था, सब मैंने फाइल कर दिया। अब वो सब फाइल करने के बाद क्या होगा? वो सब फाइल करने के बाद आएगी बात असेसमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से। डिपार्टमेंट कैसे असेसमेंट करेगा असेसी का, अब अपन वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सेल्फ असेसमेंट। अब डिपार्टमेंट कैसे असेसमेंट करेगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहो तो आपने, एक तो केस हो सकता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट को वो रिटर्न सही नहीं लगी, तो या तो मतलब रिटर्न सही नहीं लगने का एक रीजन तो हो सकता है डिफेक्टिव रिटर्न की, कुछ आपने उसके अंदर देना था वो दिया ही नहीं, वो तो हो गया डिफेक्टिव रिटर्न। एक हो गया कि आपने देना था लेकिन आपने गलत दिया जानबूझ के, फ्रॉड करने के लिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो थी 50 लाख, आपने दिखाई उसके अंदर 45 लाख। जो 54 का एग्जाम्पशन बनता था वो बनता था 20 लाख का, आपने उसको कैलकुलेट करके दे दिया 40 लाख का। ठीक है, तो वो गलतियां अगर आपने करी है तो वो चाहे तो आपका असेसमेंट कर सकता है और चाहे तो वो आपका रिटर्न नहीं फाइल करने पे भी असेसमेंट कर सकता है। एक असेसमेंट तो होता है आपका 143(1) के अंदर और एक होता है 142 के अंदर। 143(1) के अंदर होता है एक और एक होता है 142 के अंदर। ठीक है, तो 142 में क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपको देते हैं एक नोटिस। नोटिस क्या देते हैं कि सर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरिए या आप हमें रिक्वायर्ड जो भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करिए। ठीक है, 142(1) के अंदर आपको नोटिस देंगे, सर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो
या रिटर्न तो आपने फाइल कर दी, लेकिन हम ये अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहते हैं वो आप हमें दे दो। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ लो, द असेसिंग ऑफिसर में इशू ए नोटिस रिक्वायरिंग एनी पर्सन टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम और फॉर प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्निशिंग ऑफ रिक्वायर्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ये काट दो, इन केस सच पर्सन हैज फेल्ड टू फाइल द रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। भैया रिटर्न तो तभी मांगेंगे ना जब सामने वाले ने फाइल नहीं की होगी, तो ये वाली लाइन आप काट दो। क्यों? अच्छा आप क्या कह रहे हो? तो क्या कहते हैं, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल नहीं करी आपने तो वो आपको नोटिस दे सकता है रिटर्न फाइल कर दो, और अगर रिटर्न फाइल कर दी तो भी बोल सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे मेरे पास आ जाओ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने रिटर्न किस तरीके से फाइल करी है। ठीक है। However, the assessing officer cannot require the production of any accounts relating to period more than 3 years prior to the previous year. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बता दो। कि मतलब 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया तो नहीं मांग सकता अकाउंट्स के लिए, ऐसा? हाँ, मतलब आपका प्रीवियस ईयर था 20-21, तो वो आपसे 20-21 के अब असेसमेंट ईयर में खड़े हैं अपन, असेसमेंट ईयर 21-22 में खड़े हैं, तो वो आपसे 20-21 के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, 19-20 के, 18-19 के और 17-18 के। इससे पुराने डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांग सकता। प्रीवियस ईयर से 3 साल पहले तक के डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। ठीक है। Assessing officer has power to make necessary inquiry for making assessment. बिल्कुल नहीं पढ़ना। The assessing officer, the assessee shall be given opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of any inquiry proposed to be utilized for the purpose of the assessment. तो बोल रहा है कोई भी आपने इंक्वायरी करी थी, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, उसका असेसमेंट आप कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कोई मतलब नहीं है। स्पेशल ऑडिट जस्ट रीड कर लो कि डिपार्टमेंट चाहे, जैसे डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया आपको, नोटिस देने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके सामने हैं, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद उसको लगा कि यार इनकी तो ऑडिट होनी चाहिए, तो आपने ऑडिट करवाई। ये कौन सी ऑडिट हुई? डिपार्टमेंट ने बोला कि ऑडिट करो तो ऑडिट होगी, चाहे पहले से ऑडिट हो रखी हो तो भी ऑडिट होगी। किससे करवाएगा डिपार्टमेंट? सीए से करवाएगा। टाइम कितना देगा? टोटल टाइम जो ऑडिट का होगा वो 180 दिन का हो सकता है। मतलब डिपार्टमेंट को ऑडिट चालू होने के बाद 180 दिन के अंदर ऑडिट मिल जानी चाहिए। अगर असेसी 142A में उन्होंने मेरे को नोटिस दिया कि भैया आपको ऑडिट करवानी है इस सीए से, फिर भी असेसी ऑडिट नहीं करवाता, असेसी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, तो उसके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है उसका 1 साल तक। ठीक है। तो ये स्पेशल ऑडिट वाला प्रोविजन हो गया जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली इतना सा देख लो कि पेनल्टी कितनी लग सकती है, 10,000, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल तक का। ऑडिट रिपोर्ट कब तक देनी है? 180 दिन। जिस भी दिन आपका ऑडिट स्टार्ट हो गई, ऑडिट उन्होंने आपको नोटिस दे दिया कि ऑडिट करवानी है, उसके 180 दिन के अंदर आपको ऑडिट कंप्लीट करनी है। ठीक है। कौन करेगा? सीए करेगा। एस्टिमेट बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। भैया जो अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है या ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत बताई है, ठीक है, जैसे अपन लेते थे 2001 की एफएमवी, कैपिटल गेन के अंदर अपन लेते थे 2001 की एफएमवी, तो 2001 की एफएमवी आप ले रहे हो तो डिपार्टमेंट को लग रहा है यार इन्होंने तो गलत बताई है, वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजो, वैल्यूएशन ऑफिसर देख के बताएगा कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। तो एस्टिमेट बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इन सर्टेन केसेस कौन से? जहां पे भी एओ को लग रहा है कि जो असेसी ने वैल्यू बताई है वो गलत है, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को बोल सकता है कि तुम जाके देख के आओ। जो वैल्यूएशन ऑफिसर होगा वो रिपोर्ट देगा असेसी को और असेसिंग ऑफिसर को 6 महीने के अंदर। जब भी उसको रेफरेंस दिया जाएगा कि भैया आपको वैल्यू करके आनी है, तो वो 6 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट दे देगा। ठीक है। और फिर एओ को उस रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए अपना असेसमेंट करना है। तो ये भी हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफिसर हो गया, स्पेशल ऑडिट हो गया। फिर बोल रहे हैं फेसलेस इंक्वायरी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अमेंडमेंट है, एक बार पढ़ लो। फेसलेस इंक्वायरी क्या कि आप चाहें तो वो फेसलेस कर सकता है सारे काम। फेसलेस करने से क्या होगा? इंटरफेस, मतलब एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द इनकम टैक्स अथॉरिटी और वैल्यूएशन ऑफिसर एंड द एसएससी, इनके बीच का इंटरफेस हट जाएगा, बातचीत हट जाएगी। बातचीत हट जाएगी तो क्या होगा? करप्शन हट जाएगा, यूटिलाइजेशन अच्छा होगा रिसोर्सेज का। ये सारी बातें लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं नहीं आ सकता। सब्जेक्टिव होता तो अपन बोल सकते थे कि ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 142B। ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता।
आ गया समझ में? 142(1) का उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया, मेरे को बोल दिया डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। अभी तक मैं डॉक्यूमेंट्स लेके उनके पास जा चुका हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मेरा असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट करेंगे किसमें? 142(1) के अंदर उन्होंने मेरा असेसमेंट कर दिया। अब बात आती है किसकी? असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 की। तो 143 में दो असेसमेंट होते हैं। 143 में दो असेसमेंट होते हैं। एक तो होता है डीम्ड असेसमेंट या इंटीमेशन, एक होता है 143(3) के अंदर असेसमेंट आपका, ठीक है। एक तो 143(3) के अंदर असेसमेंट होता है, एक 143(1) के अंदर असेसमेंट होता है। 143(1) का असेसमेंट क्या है? 143(1) का असेसमेंट ये है कि सर अगर हमको कोई भी एरर लगा, आपका रिटर्न में एरर है, एरर कैसे कि सर टीडीएस में तो रिटर्न दिख रहा, आपकी इनकम दिख रही है, आपने वो वाली इनकम कंसिडर ही नहीं करी। सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है 1 लाख रुपए का, आप बैंक ने आपका टीडीएस काटा है, लेकिन आपने उस इंटरेस्ट को ही कंसिडर नहीं किया। तो सर उस इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या करेगी? आपको इंटीमेशन देगी। कैसे इंटीमेशन देगी? आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिटर्न फाइल कर दी, मेरी बिजनेस से इनकम हुई है 6 लाख रुपए, उसमें मेरा टैक्स बना कितना? 32,500, वो टैक्स आपने जमा करा के रिटर्न फाइल कर दी। डिपार्टमेंट को दिखा कि भैया आपकी इनकम आ रही है टीडीएस के अंदर इंटरेस्ट की 1 लाख रुपए की, तो डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन भेजेगा, जो जो आपने रिटर्न बताई वो, जो जो इनकम आपने बताई वो, जो जो टैक्स आपने बनाया वो, प्लस 1 लाख रुपए की अदर सोर्स की इनकम, प्लस इस पे इतना टैक्स बना, आपका डिफरेंशियल टैक्स जमा कराना कितना बाकी है? 20,000 कुछ रुपए आपको टैक्स जमा कराना बाकी है। ये इंटीमेशन वो आपको भेज देगा। तो ये तो हो गया 143(1) का असेसमेंट, ठीक है। 143(1) का असेसमेंट हो गया, जिसके अंदर इंटीमेशन के थ्रू वो आपका असेसमेंट करता है। फिर 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना होता है कि भैया 30 दिन के अंदर आप अपना रेस्पॉन्स दे दो कि आपको इससे कोई आपत्ति है क्या। मान लो वो, आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो सर मेरी है ही नहीं, मेरे 26 ईयर्स में इंटरेस्ट तो दिख रहा है। मान लो मैं बैंक था, मेरे को देनी थी सौरभ को, इंटरेस्ट सौरभ को देना था, मैंने भव्या के अकाउंट में जमा करा दिया, भव्या के पैन नंबर पे टीडीएस काट लिया और भव्या के पैन नंबर पे रिटर्न फाइल कर दी। तो भव्या के टीडीएस में दिखेगा वो कि भव्या को इनकम हुई है बैंक के इंटरेस्ट से 1 लाख रुपए की, जबकि भव्या की वो एक्चुअल में इंटरेस्ट इनकम है ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप 30 दिन के अंदर बैंक को रिप्लाई दे दो, डिपार्टमेंट को रिप्लाई दे दो कि सर मेरी तो कोई इसमें ना तो एफडी है ना कोई सेविंग अकाउंट है, इन्होंने मेरा जबरदस्ती 1 लाख रुपए का टीडीएस काट के जमा कराया हुआ है 1 लाख रुपए की इनकम पे, तो ये मेरा है ही नहीं, ना तो मैंने टीडीएस क्लेम किया ना मैंने इसको इनकम में इंक्लूड किया। तो वो रिप्लाई अगर उनको सही लगेगा तो वो उसको कंसिडर करते हुए अपना असेसमेंट कर देंगे, ठीक है। अब एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं 143(1), फिर उसके बाद 143(2) और 3 पे चलते हैं। 143(1) क्या कह रहा है? रिटर्न इनकम शैल बी एडजस्टेड टू कैरी एनी अर्थमेटिकल एरर। अर्थमेटिकल एरर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसी कहीं आपसे मिस्टेक हुई है तो वो अर्थमेटिकल एरर हो गया। और अपरेंटली इनकरेक्ट क्लेम, अपरेंटली इनकरेक्ट क्लेम मतलब, अपरेंटली इनकरेक्ट क्लेम का मतलब है जो भी कोई आइटम आपने रिटर्न में क्लेम किया है जो आपका बनता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने डिडक्शन क्लेम कर ली 1.5 लाख से ज्यादा, ठीक है, आपकी 1.5 लाख 80C 81 के अंदर आपकी रिटर्न डिडक्शन कितनी है? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपने 1.5 लाख से ज्यादा क्लेम कर ली। आपकी कहीं पे तो आप बोल रहे हो कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स का, वो एग्जम्प्ट है। कहीं आप बोल रहे हो, कहीं आपने उसके लिए जो पीरियड दिखाया है वो दिखाया आपने शॉर्ट टर्म जैसा ही, भाई आपने उसको फाइल तो कर दिया लॉन्ग टर्म वाले के अंदर, लेकिन आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपने 1 साल से भी कम रखा है। तो इस तरह की कहीं एरर है तो वो आएगी सारी आपकी 143(1) के अंदर। डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड, आपने कोई लॉस क्लेम किया है, पिछले साल आपका लॉस था, आपने रिटर्न लेट फाइल करी थी, वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन आपने इस साल की रिटर्न फाइल करते हुए तो उस लॉस को क्लेम कर लिया, तो भी आपका वो 143(1) के अंदर इंटीमेशन आके करेक्ट हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंडिचर डिसअलाउंस करना था, कोई डिडक्शन आपके थे जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाए फिर भी आप क्लेम कर रहे हो, या मतलब टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी फिर भी आप क्लेम कर रहे हो। रिटर्न में टाइमली फाइल होएगी तभी आप लॉस क्लेम कर सकते हो, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो आपने डिडक्शन रिटर्न लेट फाइल करने के बाद क्लेम किए, या फिर आपने लॉस रिटर्न लेट फाइल करने के बाद क्लेम किया, तो इस तरह के कोई भी एरर है, अर्थमेटिकल एरर है,
कोई डोनेशन आपने 1.5 लाख की जगह 3 लाख का क्लेम कर लिया, तो वो सारे एटीसी आपने 1.5 लाख की जगह 3 लाख का क्लेम कर लिया, तो वो सारे एरर हैं, तो वो सारे 143(1) के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात 143(1) के अंदर क्या कवर हो जाता है। बोलो सौरभ। सर अगर क्या बोलते रिटर्न लेट फाइल की तो डिडक्शन नहीं मिलेंगे? रिटर्न लेट फाइल करी तो डिडक्शन, कई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बाकी डिडक्शन तो मिल जाएंगे। एटीआई ए, एटीआई बी, एटीआई बी, एटीआई सी वाले नहीं मिलेंगे। इनकम जिन पे असेस होती है, जो अपने पढ़े नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, जिनकी जो डिडक्शंस मिलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट वाले तो अलाउड हो जाएंगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम वाले अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। However, no such adjustment shall be made unless an intimation is given to the assessee of such adjustment, either in writing or in electronic mode. assessee को intimation देना पड़ेगा कि भैया मेरा ये, हम आपका ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। Response received from the assessee, if any, shall be considered before making any adjustment. अब अगर assessee 30 दिन के अंदर response दे देता है तो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, मैं ऑफिसर हूँ तो। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। फिर बोल रहे हैं an intimation shall be generated and sent to the assessee after specifying the sum determined to be payable or by the amount refund within period of 1 year. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो असेसमेंट होगा 143(1) का, जो अपन ने पूरी ऊपर राम कहानी पढ़ी, वो सारी की सारी असेसमेंट उनको कितने साल में करना पड़ेगा? 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द रिटर्न इज मेड। तो आपकी सर रिटर्न थी 2021 की, आपने रिटर्न फाइल करी 21-22 में। आपने रिटर्न फाइल कब करी? असेसमेंट ईयर 21-22 में। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 22 को। तो 31 मार्च 22 के बाद 1 साल मिलेगा डिपार्टमेंट को मैक्सिमम, जिसके अंदर उनको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगा, आईटीआर का इंटीमेशन जनरेट करना पड़ेगा, ये वाला कि भैया आपका इतना टैक्स पेएबल है या आपका इतना रिफंडेबल है। ये कंपल्सरीली करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। पहले कंपल्सरीली नहीं था, लेकिन पहले कंपल्सरी क्यों नहीं था सर? अगर कोई भी रिफंड या कोई भी आपका टैक्स नहीं बनता था, नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे आप, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न डीम्ड इंटीमेशन, जहां पे कुछ भी रिफंड या कुछ भी पेएबल नहीं बनता था, तो जो रिटर्न फाइल करते वक्त एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती थी, उसी को माना जाता था कि डीम्ड इंटीमेशन हो गई। डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं पे भी रिफंडेबल भी नहीं बन रहा, कहीं पे भी पेएबल भी नहीं बन रहा, तो उस केस में जो आपकी रिटर्न फाइल करते वक्त एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता था कि ये आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, उसी को इंटीमेशन माना जाता था। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप सीधा उठ के आ जाओ पॉइंट नंबर सी पे, मैंडेटरी प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद 143(1) का इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देना जरूरी हो गया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद डिपार्टमेंट को 143(1) का इंटीमेशन देना जरूरी हो गया है। 143(1) का इंटीमेशन क्या है? चाहे आपका कुछ रिफंड बन रहा हो, चाहे आपका टैक्स पेबल बन रहा हो, चाहे कुछ भी नहीं बन रहा हो, चाहे आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो रिटर्न डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो भी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना है। कौन से सेक्शन के अंदर देना है? 143(1) के अंदर देना है। कितने टाइम के अंदर देना है सर? 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। ये तो हो गया हमको क्लियर। सर किस क्या एडजस्टमेंट कर सकता है डिपार्टमेंट इसके अंदर? सर इसके अंदर डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट कर सकता है, आप कोई गलत लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, डिडक्शन ज्यादा क्लेम कर रहे हो, अर्थमेटिकल इनकरेक्ट है, अर्थमेटिकल एरर है, कोई इनकरेक्ट क्लेम है, आपके डिडक्शन है 1.5 लाख के, आपने क्लेम कर लिए 3 लाख के, इस तरह का कोई भी एरर है तो डिपार्टमेंट 143(1) के अंदर कर सकता है। ठीक है, अब उनको करना जरूरी है, इंटीमेशन देना जरूरी है, चाहे वो कोई एडजस्टमेंट करना चाहे या नहीं करना चाहे। पहले एडजस्टमेंट करता तो ही इंटीमेशन देता, अब एडजस्टमेंट करे या नहीं करे, इंटीमेशन देना जरूरी है, चाहे इंटीमेशन में यही दे दे जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो सही। ठीक है, हो गया क्लियर? हो गया क्या क्लियर? यस सर, हो गया। अब बात आती है सर 143(3) की, 143(3) का असेसमेंट क्या है? सर ये तो बात हुई कि ये वाले एरर हुए आपके, अर्थमेटिकल एरर, कोई लॉस आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, कोई आपने इनकरेक्ट क्लेम कर लिया, 26 ईयर्स के अंदर इनकम दिख रही थी आपने कंसिडर नहीं करी, तो वो वाला असेसमेंट तो वो कर देंगे 143(1) के अंदर। कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपने रिटर्न अंडर स्टेट करी है, आपने लॉस एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, आपने एग्जेम्पशन ज्यादा ले ली 54 सेक्शन की,
या आपने टैक्स कहीं पे भी गलत बनाया है या रेट गलत क्लेम कर ली, तो वो चाहें तो आपको नोटिस दे सकते हैं। कब तक नोटिस दे सकते हैं? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न इज फर्निश्ड। मैंने फाइनेंशियल कौन से साल में रिटर्न भरी? 21-22 के अंदर। कौन से साल की? 20-21 की रिटर्न मैंने भरी 21-22 में। तो 31 मार्च 21 के बाद 6 महीने, 31 मार्च 22 के बाद 6 महीने, मतलब 30 सितंबर 2022 तक वो मेरे को फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न का नोटिस दे देंगे कि सर आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, हम आपकी स्क्रूटनी करना चाहते हैं। स्क्रूटनी मतलब हम आपके बुक्स देखना चाहते हैं कि आपने गलत किया है या सही किया है, ठीक है। और अगर असेसी इस नोटिस का रिप्लाई नहीं देता या नोटिस से कंप्लाई नहीं करता तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी? 10,000 फॉर डिफॉल्ट और फेलियर। अगर उसने कहीं कम डॉक्यूमेंट दिए या डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं तो उसको 10,000 की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। हो गया ये क्लियर? सर बस आज के लिए बस हाँ वैसे सर। क्लास होने वाली है 143 तक तो कंप्लीट कर लेते हैं। 143 2-3 मिनट का और बचा है, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 ही मिनट की क्लास है। ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस और दिस असेसमेंट ऑर्डर डिटरमाइनिंग इनकम ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस। सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, जिसके अंदर वो डिटरमाइन करेगा उसकी टोटल इनकम या लॉस क्या होती है या उसका सम पेएबल और रिफंडेबल कितना बनता है 143(3) के अंदर। इसको ओनली पढ़ लेना, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि टाइम लिमिट क्या है। ये टाइम लिमिट यहाँ नहीं लिखी हुई, आगे लिखी हुई होगी, मैंने इधर ऊपर लिख दिया, आप लोग भी लिख लो। टाइम लिमिट क्या है 143(3) की, कि वो मैक्सिमम असेसमेंट कब तक कर सकता है 143(3) वाला? 21 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज असेसेबल। मेरी 2021 फाइनेंशियल ईयर की इनकम कब तक असेस होनी थी? 21-22 तक। मेरी इनकम 21-22 तक असेस होनी थी। 21-22 तक मेरी इनकम असेस होनी थी, तो मेरा लास्ट डे कौन सा हो गया? 31 मार्च 22। उसके बाद 21 महीने ले लो, उसके बाद के 21 महीने ले लिया आपने, तो क्या आ गया? 31 मार्च 22 के बाद 31 मार्च 23, 31 दिसंबर 23, तब तक मैं अपनी 143(3) कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब वैसे खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा तो अपना क्लोज हो जाएगा, इसको अपन वापस यहीं से चालू कर लेंगे जहां अपना छूट रहा है। 143 वापस रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है तो सुन लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न थी, असेसमेंट ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 के बाद 21 महीने 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो गए, तो वहां तक आपका असेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ तक पढ़ लेना ताकि क्लैरिटी आ जाएगी, और अपन कंटिन्यू कर लेंगे आगे। इवनिंग में भी एक क्लास रखेंगे, उसमें इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अपन आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि ये अपना कंप्लीट हो जाए। सर शाम को ज्यादा लेट मत रखना कल की तरह। हाँ हाँ, जल्दी रखेंगे।